अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ फ़िज़िक्स 101। ये आपकी पहली क्लास है फ़िज़िक्स की और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। अगर आवाज़ आपको नहीं आ रही तो आप मुझे चैट में मैसेज कर दें, और अगर आ रही है तो वो भी बता दें। अच्छा चले जी, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इसमें हमारे पास फ़िज़िक्स की जो बुक है आपकी फ़िज़िक्स 101, उसके टोटल 45 लेक्चर्स हैं, जिसमें से आपको हाफ़ मिड टर्म में आएगा और हाफ़ फाइनल टर्म में आएगा। और अगर आप ये लेक्चर्स अटेंड करते हैं और इन लेक्चर्स को गौर से सुनते हैं तो इन्हीं से आपका 70-80% पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्लासेस नहीं मिस करनी, और अगर किसी क्लास मिस होती है तो यूट्यूब के ऊपर VU हेल्प सेंटर के नाम से चैनल है, उसके ऊपर अपलोड हो जाएंगी शाम तक, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। इंग्लिश 201 क्लास आधा घंटा पहले हो चुकी है। उसकी टाइमिंग जो थी वो 10 बजे थी, 10 से लेके ऑनवर्ड्स थी, तो वो क्लास हो चुकी है। इंग्लिश 201 क्लास हो चुकी है, वो अपलोड होगी शाम को, आप वो देख लीजिएगा। अभी क्लास फ़िज़िक्स 101 की हो रही है। अच्छा जी, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपने रीड करनी है तो कर लें, वैसे इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा आज लेक्चर है, ये आपके पॉइंट्स हैं कुछ, इनको आपने रीड आउट करना है और पढ़ना भी लाजमी है आपका और समझना है। तो पहला पॉइंट हमारा है, फिज़िक्स इज़ अ साइंस वर्क्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड। फिज़िक्स जो है एक साइंस है, और साइंस जो है वो साइंटिफिक मेथड से हल होती है, यानी कोई ना कोई उसका प्रूव होता है, हवाई बातें बिल्कुल भी नहीं होती इसके अंदर। साइंटिफिक प्रूव आपको दिखाना पड़ता है, कोई इसमें वाक़यात नहीं होते, बल्कि आपको एक चीज़ को प्रूव करना होगा, उसकी क्या नाम है, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, और जो भी आपका रिज़ल्ट होगा उसको थ्योरी के फॉर्म में लिखना होता है। साइंटिफिक मेथड एक्सेप्ट ओनली रीज़न, तो क्या है, वजूहात को सिर्फ एक्सेप्ट करता है साइंस। लॉजिक, जो आपकी लॉजिक होनी चाहिए बात में, ठीक है, और जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसके अंदर लॉजिक होनी चाहिए। एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका एविडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि बगैर एविडेंस के आप कोई भी बात या कोई भी थ्योरी ले के आए। टू टेल बिटवीन व्हाट इज़ साइंटिफिकली करेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉट, तो क्या साइंटिफिकली कोई चीज़ सही है या गलत है, उसका आपके पास एविडेंस यानी सबूत होना लाजमी है। एंड व्हाट इज़ नॉट, और जो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आता है, साइंटिफिक डू नॉट सिंपली बिलीव दे टेस्ट एंड दे कीप टेस्टिंग अंटिल सेटिस्फाइड। तो जो साइंटिस्ट होता है वो एक ही बारी में सेटिस्फाई नहीं होता, यानी एक ही बारी में कोई भी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंचता, बल्कि वो बार बार, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करता है, बार बार उस चीज़ की टेस्टिंग करता है, और उस कई बार टेस्टिंग करने के बाद जब सेम रिज़ल्ट आ रहा होता है तभी वो उस थ्योरी को प्रेजेंट करता है। और जो जो उसकी थ्योरी की पिछली थ्योरी अगर कोई होती है और अगर वो दोबारा उसको टेस्ट करता है, तो जो नई चीज़ें आती हैं सामने वो उनको भी ये क्या नाम है लिख लेता है, और वो उसको भी लिख लेता है जो पिछली चीज़ें अगर गलत हुई हैं, ठीक है। कोई नई चीज़ अगर साबित होती है और पिछली चीज़ गलत साबित होती है, तो वो उनकी भी साइंटिफिकली उसका जो है एविडेंस अपने पास रख के उसके बाद थ्योरी पेश करते हैं। जस्ट बिकॉज सम बिग साइंटिस्ट सेज समथिंग इज़ राइट, दैट थिंग डज नॉट मीन दैट डज बिकम अ फैक्ट ऑफ साइंस। अगर कोई बड़ा साइंटिस्ट कोई भी बात कर लेता है बिना प्रूफ के, तो हम उसको नहीं मानेंगे कि वो जो है वो ठीक बात कर रहा है, और ना वो साइंस बन जाएगी कि भाई इस चीज़ साइंटिफिकली ट्रू है। तो कोई भी साइंटिस्ट से हमने जब तक प्रूफ ना हो आप बात उसकी नहीं मान सकते। अनलेस अ डिस्कवरी इज़ रिपीटेडली इस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स बाय डिफरेंट पीपल, जब तक किसी भी लेबॉर्ट्री में, जो कि अलग लेबॉर्ट्रियों में और अलग जगहों पे और अलग लोगों ने वो सेम टेस्ट या सेम एक्सपेरिमेंट बार बार ना किया हो और उसका रिज़ल्ट सेम ना आ रहा हो, हम उस चीज़ को साइंटिफिकली नहीं मानते।
और द सेम थियोरिकल रिजल्ट इज़ डेराइव बाय क्लियर यूज़ ऑफ इस्टेब्लिश रूल्स। जो भी रूल उन्होंने यूज़ किए थे उनसे अगर वही थियोरिटिकल रिज़ल्ट आ रहा है, थ्योरी की शक्ल में रिज़ल्ट वही आ रहा है बार बार, तो हम उसको मान लेते हैं। वी डो नॉट एक्सेप्ट इट इज़ अ साइंटिफिक थ्योरी डिस्कवरी। और हम लोग अगर उसका डिफरेंट रिजल्ट आएगा तो हम उसको साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं मानते। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट्स कॉन्टिन्यूसली कीप्स चेंजिंग इटसेल्फ। तो सबसे जो साइंस की सबसे बड़ी ताकत जो है वो यही है कि वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और नई नई थ्योरी हमारे पास आती जाती है। इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सेम चीज़ को एक साथ ही रहेंगे, उसी पर रहेंगे, तो हम कभी भी इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आप देखते हैं कि नई से नई इन्वेंशन, नई नई से साइंटिफिक थ्योरी आती रहती हैं। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 2, जो ख़ासा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 1 के साथ ही। इट इज़ थॉट दैट द लॉज ऑफ द फिज़िक्स डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सोचा जाता है कि जो फिज़िक्स की जो इतने भी कानून हैं वो जगह से जगह चेंज नहीं होते। दिस इज़ वाई एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन डिफरेंट कंट्रीज़। लेकिन यही वजह है कि एक्सपेरिमेंट जो हैं वो अलग अलग मुल्कों में अलग अलग साइंटिस्ट के जानिब से किए जाते हैं। ऑफ एनी रिलीजन और रेस, उसमें ये नहीं होता कि कौन से मज़हब से है या कौन सी इसकी ज़ात है, कास्ट है, या कौन से रंग का, नस्ल का, ये नहीं देखा जाता, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट और उसकी जो टेस्टिंग है, थ्योरी है और रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए उसकी टेस्टिंग करता है, और रिज़ल्ट जो भी हो उसको थ्योरेटिकली उसको रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। हैव ऑलवेज लेड टू द सेम रिज़ल्ट, और वो दोबारा वही रिज़ल्ट बार बार आए। इफ़ द एक्सपेरिमेंट हैव बीन डन हॉनेस्टली एंड करेक्टली, अगर हम एक्सपेरिमेंट ईमानदारी के साथ और सही रूल्स और रेगुलेशन के साथ करें। वी आल्सो थिंक दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स टुडे आर द सेम एज दे वर इन द पास्ट। तो हम ये सोचते हैं कि जो लॉ फिज़िक्स के जो पहले कानून थे वो ही कानून आज भी अप्लाई होते हैं। अगर आप अपना काम बिल्कुल अच्छे ऑनेस्टी के साथ, यानी कि ईमानदारी के साथ और रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए करें, तो रूल्स आज भी वही हैं। एविडेंस कंटेन इन द लाइट दैट लेफ्ट डिस्टेंट स्टार्स बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो एविडेंस है वो ये कहता है कि जो हमारी रोशनी है, दैट लेफ्ट डिस्टेंट स्टार्स बिलियंस अगो, जो स्टार्स हैं उनको कई बिलियन साल पहले ही छोड़ चुके हैं। स्ट्रांगली इंडिकेट दैट द लॉज ऑपरेटिंग एट दैट टाइम वर नो डिफरेंट दैन दोज टुडे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बिलियन साल पहले जो हमारे फिज़िक्स के लॉ थे, यानी फिज़िक्स के कानून थे, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। द स्पेक्ट्रा ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स दैन एंड नाउ आर इम्पॉसिबल टू टेल अपार्ट इवन थॉट फिज़िक्स हैव लुक्ड वेरी केयरफुली। तो जो स्पेक्ट्रा के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आज भी इम्पॉसिबल हैं हमारे लिए बताना, क्योंकि जो फिज़िक्स है उन्होंने बहुत क्लियरली उसको देखा है, लेकिन आज भी हम स्पेक्ट्रा के एलिमेंट्स को डिफरेंट नहीं कर पाए। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास। थर्ड पॉइंट में वो कहता है दिस कोर्स विल कवर द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। अब हमारे कोर्स में कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी वो हमें बता रहा है। ये 4 कैटेगरीज हैं, इनको हमने आगे कोर्स में पढ़ना है। क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है हमने, विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी, जो कि बॉडी की मोशन यानी उसकी हरकत को अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को मद्देनजर रखते हुए एक बॉडी किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, ये हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। दिस इज़ ऑफ्टन कॉल्ड न्यूटन मैकेनिक्स एज वेल। न्यूटन का मैकेनिक्स भी इसको कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Those object is to study how charge behave under the influence of electric and magnetic field as well as under how charges can create these field। तो हम जो एक चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह वो बिहेव करेगा जब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में हम उसकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि वो किस तरह उसके अंदर बिहेव करता है। ठीक है, वो नेगेटिव की तरफ जाता है, वो पॉजिटिव जाता है, या वो न्यूट्रल रहता है, ये सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और किस तरह एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या जो है वो अपने आसपास क्रिएट करता है। थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर थर्ड पे, इन विच वन स्टडीज़ द नेचर ऑफ हीट एंड द चेंजेस दैट द एडिशन ऑफ हीट ब्रिंग्स अबाउट इन मैटर। तो किस तरह जो हीट है, गर्मी है, वो जो है चेंजेस लाता है एक भी मैटर में, किस तरह गर्मी जो है वो चीज़ों में चेंजेस लाता है और किस तरह उनकी जो स्ट्रक्चर है उनको चेंज करता है, ये सब हम पढ़ेंगे थर्मल फिज़िक्स में।
क्वांटम मैकेनिक्स विच प्राइमरी डील्स विद द फिजिक्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे जो कि बुनियादी तौर पर छोटे छोटे जितने भी हमारे ज़र्रात हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर फोकस करता है, सच एज आइटम्स, आइटम के ऊपर, न्यूक्लाई, आइटम का जो मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसे न्यूक्लाई कहते हैं, वो क्वार्क्स एक्सेट्रा। हाउ एवर क्वांटम मैकेनिक्स विल बी ट्रीटेड ओनली ब्रीफली फॉर लैक ऑफ टाइम। क्वांटम फिजिक्स जो है आपका, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, वो बेसिकली आपको पढ़ाया जाएगा ब्रीफली, ठीक है, इसके आपकी बुक के अंदर। अच्छा जी, तो ये 4 पॉइंट हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आपको वो बता रहा है कि एवरी फिज़िक्स क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ 3 फंडामेंटल डायमेंशन। जितने भी हम इस किताब के अंदर PHY 101 के अंदर पढ़ेंगे डायमेंशंस, ठीक है, वो तो या तो हम उसको मास में गिनेंगे, ठीक है, ये हमारे पास उसकी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, या तो हम उसको मास में करेंगे, या लेंथ में, या टाइम में। ये हमारे पास 3 फंडामेंटल्स होंगी जिनमें हम मेजर करेंगे चीज़ों को, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। ये आपने याद रखना, ये MCQs भी आपका आ सकता है। उसके बाद है स्पीड को हम करेंगे LT-1 पावर -1 होगी, एक्सेलरेशन की -LT2 होगी, फोर्स की हमारे पास MLT-2 होगी, एनर्जी की ML² T- हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर की हमारे पास ML-1 पावर और T की -2 पावर होगी। तो ये आपने याद रखना है, MCQs में आपसे पूछ सकता है कि भाई स्पीड की क्या पावर है या क्या उसकी क्वांटिटी में आता है, तो ये आपका लाजम है। यू कैन नॉट ऐड क्वांटिटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से पॉइंट जो है। यू कैन नॉट ऐड क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंट डायमेंशन। अगर किसी भी क्वांटिटी की डिफरेंट डायमेंशन होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि एक फोर्स है, ठीक है, उसको आप जो है उसको आप स्पीड की डायमेंशन में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन को आपकी स्पीड में नहीं ऐड कर सकते, आप फोर्स की डायमेंशन को सिर्फ फोर्स की डायमेंशन में ही ऐड कर सकते हैं। बट फोर्स कैन नेवर बी एडेड टू एनर्जी। देखिए, इस तरह उन्होंने बताया कि फोर्स जो है वो एनर्जी की डायमेंशन में कभी भी ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिफरेंट है, फोर्स की डायमेंशन सिर्फ फोर्स में ही ऐड होगी। अ फार्मूला इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। वो कह रहा है कि कोई भी फार्मूला वो रॉन्ग होगा इफ़ द डायमेंशन ऑन द लेफ़्ट एंड द राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन आर डिफरेंट। अगर हम कोई फार्मूला लिखते हैं स्पीड का, जैसे LT-1 है, वो हम इजिकल टू डाल देते हैं एनर्जी का ML² T- इजिकल टू का साइन हो, और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जितनी भी आपकी जो फार्मूलाज हैं, अगर वो सेम डायमेंशन की नहीं हैं तो वो आपका फार्मूला रॉन्ग करार दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 ख़ास नहीं है, आप बस इतना ही पढ़ लें कि रिमेंबर दैट एनी फंक्शन f of x टेक्स एन इनपुट डायमेंशन नंबर x एंड आउटपुट एज क्वांटिटी f विच मे और मे नॉट हैव अ डायमेंशन। तो कोई भी फंक्शन है वो f(x) की शक्ल में जो है इनपुट डायमेंशन को इंटर करता है, इनपुट लेता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इतनी सी सिंपल सी डेड लाइन याद कर लें इसकी पॉइंट 5 की, कि कोई भी फंक्शन जो है वो f(x) की सूरत में जो इनपुट लेता है डायमेंशन की, और आउटपुट जो है वो f की फॉर्म में लेता है, और विच में और मे नॉट हैव अ डायमेंशन, और जिस आउटपुट में अगर ऐसा हो सकता है कि उसकी डायमेंशन हो या ना हो। आगे एग्जांपल है, उसको आप रीड आउट कर लें। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 आता है। डू नॉट, एक मिनट, अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 आ गया हमारे पास। डू नॉट कन्फ्यूज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन। आप यूनिट को और डायमेंशन के बीच में कन्फ्यूजन ना करें, ठीक है। वी कैन यूज़ डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर दी सेम क्वांटिटी। हम डिफरेंट यूनिट्स के ज़रिए, ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा हो कि जो हमारे पास किसी भी चीज़ को हम लोग नापते हैं, जैसे कि अगर शुगर है तो शुगर केजीज़ में होती है, जो आपका मिल्क होता है वो लीटर्स में होता है, तो वो यूनिट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। वी कैन यूज़ डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर
दी सेम फिज़िकल क्वांटिटी। एक सेम फिज़िकल क्वांटिटी अगर है उसको हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर मेजर करते थे, ग्राम है, मिलीग्राम है, ठीक है, नैनोग्राम है, इस तरह की चीज़ों में हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन मेजर द मास इन यूनिट ऑफ किलोग्राम, अगर हम किसी भी चीज़ का जो है वज़न किलोग्राम में कर सकते हैं तो हम उसको पाउंड्स में भी कर सकते हैं, किलोग्राम में भी कर सकते हैं, और इवन इन सेर और चटाक। ये सेर और चटाक हमारे हैं इधर एशिया के। जैसे हम अगर आप पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि सेर और चटाक में चीज़ों को वज़न किया जाता था, ठीक है, और आज भी किया जाता है कई जगहों पे अगर आप किसी से पूछेंगे तो, लेकिन आजकल के बच्चों को ये पता नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें भी आप कर सकते हैं। आप मतलब कि एक सेम क्वांटिटी है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप समझ लें शुगर है, उसको आप किलोग्राम में भी कर सकते हो, पाउंड्स में भी कर सकते हो, सेर में भी कर सकते हो, और चटाक में भी कर सकते हैं। इन दिस कोर्स वी शैल ऑलवेज यूज़ दी MKS और मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस कोर्स के अंदर जितने भी हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे उनको हमने MKS सिस्टम के अंदर पढ़ना है। MKS सिस्टम जो यूनिट है वो यूज़ करना है, आपने कोई और यूनिट यूज़ नहीं करना। जैसे कि MKS की फुल फॉर्म है, ये आपके MCQs में भी आ सकता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम आपने यूज़ करना है थ्रू आउट। व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बी मैथमेटिकल एज एन एग्जाम्पल, तो कोई भी हम एक मेथड से दूसरे मेथड में जाना चाहते हैं तो हमने इस एग्जाम्पल के ज़रिए उसमें जाना है, ठीक है। When you write it out of this manner, note that various quantities cancel out cleanly in the numerical and denominator, so you can never make a mistake। तो हम न्यूमिनेटर के जरिए आगे इसको हल करेंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। उसके ज़रिए हमारी कटिंग भी होती है। देखें आर के बाद मिलीग्राम में चला गया और ये सेकंड में, यानी जो हमारे घंटे थे वो सेकंड में तब्दील हो जाते हैं। तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने सबसे छोटी फॉर्म करनी है। जैसे अगर आपके पास कोई आर है यानी कि घंटा है, ठीक है, उसको आपने मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में कहता है हमारे पास अ गुड साइंटिस्ट फर्स्ट थिंग्स ऑफ अ लार्ज पिक्चर। कोई भी अगर साइंटिस्ट है सबसे पहले वो आगे का सोचेगा, यानी बड़ी पिक्चर का सोचेगा। वो ये नहीं कि बिल्कुल मतलब अभी जो उसको हासिल हुआ है वो उसी का सोचेगा, लेकिन वो एक बड़े मकसद का सोचेगा, बड़ी पिक्चर का सोचेगा। एंड देन फॉर द फाइनल डिटेल्स, और फिर वो जाएगा कि जो डिटेल्स हैं उनको कितना करेक्ट हैं, कितना इनकरेक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। वो डिटेल्स को काफ़ी हद तक चेक करेगा बार बार एक्सपेरिमेंट करके, ताकि उसका जो भी आंसर है, जो भी उसने थ्योरी अगर बताई है वो करेक्ट होनी चाहिए। ये लाजमी है साइंटिस्ट के लिए। सो एस्टिमेटिंग ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड है उसका जो ऑर्डर है वो एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ऑफ्टन मेक मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू गेट दी डेसिमल पॉइंट्स राइट इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट डिजिट। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डेसिमल प्लेस होता है उनको वो करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट है जो डेसिमल से पहले आ रहा है उसको करेक्ट नहीं करते, विच ऑब्वियसली मैटर्स दी मोस्ट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि आपका अगर कोई है पॉइंट 3.5 है, ठीक है, तो 3.5 के बाद जो वर्ड आ रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पॉइंट से पहले 3 है, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट के बाद है वो हाफ वर्ड उसी का है। 3.5 का मतलब 4 होता है अगर आप राउंड ऑफ करो, ठीक है। तो इसलिए जो 3 है पॉइंट से पहले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते ज़्यादा। इफ़ यू वर आस्क्ड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ सम बिल्डिंग यूजिंग सम डाटा एंड यू कम अप विद 0.301219, अगर किसी भी बिल्डिंग की हाइट आपको कहा जाए कि इसको नापो कि बिल्डिंग कितनी हाइट है, और आपका आंसर हो 0.301219 मीटर्स और 4.0129 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, देन द आंसर इज़ प्लेन नॉनसेंस। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, नॉनसेंस है। इवन थॉट यू मे हैव मिरेकुलसली गॉट द लास्ट 6 डिजिट राइट। अगर आपके जो लास्ट 6 डिजिट हैं अगर ये राइट भी हों,
ठीक है, फिर भी आपका आंसर गलत है क्योंकि पॉइंट से पहले आपने आंसर गलत लिख दिया है। ठीक है, फिज़िक्स इज़ कॉमन सेंस फर्स्ट, फिज़िक्स में जो है सबसे पहले कॉमन सेंस आती है। सो यू यूज़ योर इंटेलिजेंस बिफोर सबमिटिंग योर आंसर, तो सबसे पहले आप अपनी जो अकल है उसको इस्तेमाल करेंगे अपना आंसर लिखने या अपना आंसर निकालने से पहले। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 हम पढ़ लेते हैं। ऑलवेज चेक योर इक्वेशन टू सी इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशन द लेफ्ट साइड एज ऑन द राइट साइड। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि जो डायमेंशन आपने लेफ्ट साइड पे लिखी है वही राइट साइड पे, जिससे मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डायमेंशन अलग है और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन अलग है तो आपका फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा। ये हमने ऊपर पॉइंट्स में पढ़ा है, इसलिए आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपकी जो डायमेंशन है लेफ़्ट साइड पे और इज इक्वल टू के बाद जो राइट साइड पे है वो इक्वल होनी चाहिए, वो लाजमी है, वरना आपका फार्मूला रॉन्ग करार दिया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें फार्मूला देखिए, फॉर एग्जांपल दिस प्रिंसिपल वी कैन सी द इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 280 इज़ क्लियरली रॉन्ग, वेयर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 380 का स्क्वायर और 3a स्क्वायर टी स्क्वायर कुड पॉसिबली बी करेक्ट रिलेशन हेयर वी एंड यू आर वेलोसिटीज़। अब देखो, अगर आप इसको देखोगे दोनों साइड पे आपकी जो है वी स्क्वायर और यू स्क्वायर दोनों क्या हैं, वेलोसिटीज़ हैं, तो दोनों की डायमेंशन सेम हो गई। ए इज़ एक्सेलरेशन, ए क्या है एक्सेलरेशन, एंड टी इज़ टाइम। नोट हेयर दैट आई यूज वर्ड पॉसिबली बिकॉज डायमेंशन ऑन बोथ साइड मैच अप इन दिस केस। इस साइड में क्या होता है कि दोनों डायमेंशन जो हैं वो सेम आ रही हैं, इसी वजह से उसको हम कह सकते हैं कि करेक्ट रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल करेक्टनेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटीज़ में एक्सेलरेशन भी होती है और टाइम भी होता है, इसी वजह से हम इसको सही कह सकते हैं वरना सही नहीं। तो ये आपने ख्याल रखना है किसी भी फार्मूलाज को। अच्छा जी, हमारे पास आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 लेक्चर नंबर 1 का। व्हेन एवर यू ड्राइव एन इक्वेशन दैट इज़ अ लिटल कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी आप रिलेशनशिप में जो है वो डिराइव करते हो, कोई भी इक्वेशन आप लिखते हो जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ी मुश्किल हो, सी इफ़ यू कैन फाइंड अ स्पेशल लिमिट वेयर इट बिकम्स सिंपल एंड ट्रांसमिट। तो कोई ऐसा आपने लिमिट ढूंढना है जिसके अंडर जो आपका इक्वेशन है वो सिंपल हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए और समझने में आसान हो जाए। So sometimes it is helpful to imagine that some quantity is in it is a very large or very small। तो कभी कभार हमारी मदद हो जाती है कि आप कोई भी क्वांटिटी को देखो वो या बहुत ज़्यादा बड़ी होगी या बहुत ज़्यादा छोटी हो। वेर पॉसिबल मेक अ मेंटल ग्राफ, जहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं यहाँ से लेके, यानी कि स्मॉल वैल्यू से लेके हाई वैल्यू तक हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हमारी ग्राफ में तो आगे एग्जांपल दी हुई है, इसको आपने रीड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर, आज लेक्चर नंबर 1 हमने कंक्लूड किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 को पूरी तरह से पढ़ेंगे। आपने लेक्चर को लाजमी देखना है और आपने इनसी से अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।